हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेसन। पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखे कुछ कंसेप्ट सेकंड लेसन के। न्यू कंसेप्ट जो है, आगे के कंसेप्ट हम ये वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे 2.2 से। इंडियन हिस्टोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर। जो पहले स्कॉलर होके गए जिन्होंने फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री लिखना चालू किया, वो मेनली थे ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। देयर प्रीजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर। और उन्हें जिस तरह से प्रेजेंट किया इंडियन कल्चर को, वैसे उनकी जो भी थिंकिंग थी वो पता चलती है, क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को अच्छे से दिखाया ही नहीं है। देयर राइटिंग वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो उनकी कंप्लीट राइटिंग जो है वो जस्टिफाई करती है बिकॉज ऑफ कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के लिए। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 to 1937 सी आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। ये कुछ डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के। नेक्स्ट काइंड है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. So many scholars थे यूरोपियन जिनको क्यूरियोसिटी थी जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उनके लिए, ईस्टर्न सिविलाइजेशन थी उनके लिए। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। तो वो स्कॉलर्स जो थे उनको एक रिस्पेक्ट था ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। दिस स्कॉलर्स वर नॉन एज ओरिएंटलिस्ट। उन्हीं स्कॉलर को ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। तो पहले जो टाइप बताया कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में, तो जो वो पहले ब्रिटिश ऑफिसर या फिर कोई हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उनको इतना इंडियन कल्चर के लिए ये नहीं था, तो कुछ भी वो लिखा करते थे उधर। बट ओरिएंटल हिस्टोग्राफी में बताया है कि जो भी स्कॉलर हुआ करते थे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में, मतलब वो स्कॉलर है जो जिनको ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए रिस्पेक्ट था, एडमिरेशन थी, तो उनको एक साथ ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European language. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Okay, तो वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर पे उन्होंने फोकस किया। Their studies result into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European language. तो उन्होंने वो स्टडी किया जिससे पता चला उनको कि एंशियंट लैंग्वेज से, जो एंशियंट लैंग्वेज है उससे ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बनी है। In 1784, Sir William Jones founded Ascetic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language. तो उनका ऐसा मानना था मैक्स म्यूलर का कि संस्कृत ये मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है, सबसे एंशियंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। वो संस्कृत लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। हितोपदेश ने उन्होंने ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। वो पहले ऐसे एडिटर थे जिन्होंने 50 वॉल्यूम जो है ट्रांसलेट किए द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। He also compiled Rigveda, which has been published in 6 volumes. उन्होंने ऋग्वेदा also translate किया, जिसके 6 volumes बने उनके लैंग्वेज में। He translated Rigveda in German. Lately, Edward Said, a scholar who has revalued the Orientalist writing, has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholar. तो lately, Edwards भी सो स्कॉलर थे, उन्होंने बताया हु हैज़ रिवैल्यूएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग। उन्होंने अल्सो इवेल्युएट की ओरिएंटलिस्ट राइटिंग की एंड हैज़ थ्रॉन लाइट ऑन इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर। तो उन्होंने इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट जो है वो अपनी राइटिंग में फोकस किया और वो भी एक बन गए ओरिएंटलिस्ट राइटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। The writing of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian reader. So, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे जो ट्रेन हुए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में, मतलब वो इंग्लिश एजुकेशन में ट्रेन हुए उन दिनों में, और उनका जो अट्रैक्शन था वो इंडियन हिस्ट्री की तरफ था, इंडियन ग्लोरी की तरफ था, एंशियंट ग्लोरी की तरफ था।
तो बिकॉज ऑफ सेल्फ इस्टीम वो इंडियन रीडर्स के लिए राइटिंग करने लगे। द राइटिंग आर नॉन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, और उनकी राइटिंग नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी से जानी जाती है। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। महाराष्ट्र में कौन से पर्सन की वजह से इंस्पायर्ड हुई? तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडियस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। जो ब्रिटिश ऑफिसर ने पहले एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री बताई वो ठीक से बताई नहीं, वो क्रिटिसाइज की विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने। The nationalistic historians try to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. So, उन्होंने उनको ब्लेम किया कि उन्होंने इग्नोर किया अपनी हिस्टोरिकल ट्रूथ बताने के लिए। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, and अनंत सदाशिव अल्तेकर are the names of some renowned scholars among the nationalistic historian. Do you know, मैं बताया है, Justice महादेव गोविंद रानडे has explained the background of the rise of Maratha Empire in great details in his book. तो उन्होंने बुक जो लिखा The Rise of Maratha Power, उन्होंने बताया कि किस तरह से मराठा एम्पायर राइज हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर। ये सडनली इरप्ट नहीं हुआ फॉरेस्ट फायर की तरह, बट द ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र ऑन द सोशल, बट उसका ग्राउंड क्या था महाराष्ट्र में? सोशल, कल्चर, रिलीजियस लेवल वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। बहुत पीरियड तक ये सब सोशल, कल्चर, रिलीजियस लेवल पे इफेक्ट हो रहा था, और इसी वजह से राइज ऑफ मराठा पावर ये हो गया, और उन्होंने वही अपनी बुक में बताया है। राजवाड़े इज वेल नॉन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। राजवाड़े ये अल्सो जो है राइटर, ये भी मराठी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर, इनके लिए जाने जाते हैं। ही वॉज द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। उनका कहना था, उनका मानना था कि हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। ही कंपाइल एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचा इतिहासाची साधने। तो उन्होंने 22 वॉल्यूम्स लिखे, एडिट किए, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रिफेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स। उन्होंने अच्छे से स्कॉलरली वो राइट किए। He stated, history in the all-inclusive image of the past society, it does not include only the stories of political images, conspiracies and wars. तो उन्होंने कहा हिस्ट्री में सब तरह के पास्ट इवेंट इंक्लूड होंगे सोसाइटी के। ओनली वहाँ पे पॉलिटिकल इमेज की स्टोरी, कॉन्स्पिरेसीज क्या हुई, वॉर कितने हुए, पावर सीज करने के लिए, इतना ही नहीं बताना है, सब बताना पड़ेगा। He insisted that history should be written only using the authentic डॉक्यूमेंट्री सोर्स। और उन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री लिखने के लिए सब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स वहाँ पे होना चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस movement of the Indian people against the British in this aspect of the book. The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of the historian was drawn to the geographic condition and history of South India regions. Now, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमें देखना है हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। Now, along with writing the dynamic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence era began to feel that the need of writing histories of various communities, science, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc. तो अलग अलग पॉइंट्स पे हिस्ट्री लिखना चाहिए, ऐसा फील हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरियंस हुए उनका। द हिस्टोग्राफी ऑफ दिस इरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल। 3 पार्ट बने और तीनों पार्ट में स्टडी होना चाहिए, ऐसा व्यू सामने आया। 3 कौन से पार्ट्स हो गए? 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल कौन से हुए? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो पहले देखेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
modes of production and the industrial relation were at the center in the writing of Marxist historian. जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उनके सेंटर में कौन से पॉइंट्स थे राइटिंग के लिए? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. तो इसका इम्पैक्ट जो एनालाइज करके सोशल इवेंट पे लिखने का जो था इतना सिग्निफिकेंट था कि बेसिक थीम मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी ही थी और उसी तरह से उनको उस बेस पे राइटिंग करनी थी. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम. जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन होके गए इंडिया में उन्होंने भी इसी तरह से स्टडी की. जो कास्ट सिस्टम है उनको ये ऐसे ही लगा कि ये बिकॉज ऑफ उसी वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस हैं. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmananda Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. तो इंडियन हिस्टोरियन कौन थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल अडॉप्ट की थी? तो उनके नाम से यहाँ पे दिए कि कौन से हिस्टोरियन ने ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल अडॉप्ट किया था. कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी. तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर कौन थे? तो कॉमरेड डांगे. प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम. उन्होंने बुक लिखा प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, जिसमें रिप्रेजेंट किया है उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी किस तरह से इंडिया में है. सबाल्टर्न हिस्ट्री, द सीड्स ऑफ द सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. सो जो सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई वो बेस पे थी मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी पे ही. द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स. तो मेन हिस्टोरियन जो है इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी, तो उन्होंने पहले ये ट्राई किया आइडिया जो हिस्ट्री राइट करनी चाहिए वो स्टार्ट करनी चाहिए बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल, जो सोसाइटी में बॉटम मोस्ट लेवल पे है, नीचे की लेवल पे है, गरीब है या फिर बॉटम मोस्ट लेवल, बॉटम मोस्ट रैंक ऐसा बोला है. सो उनसे स्टार्टिंग करनी चाहिए हिस्ट्री राइट करने के लिए, ऐसा उनका मानना था और उन्होंने वैसे ही किया. इन फैक्ट सबाल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स. सबाल्टर्न का मतलब ही वही बनता है बॉटम मोस्ट रैंक्स, ऐसे लोग जो एकदम बॉटम रैंक्स पे है. फोकलोअर हैज़ बीन कंसिडर एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री. फोकलोअर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है सबाल्टर्न हिस्ट्री के लिए. रंजीत गुहा, एन इंडियन हिस्टोरियन, प्लेड अ मेजर रोल in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. इसी तरह की आइडियोलॉजी हमारे पास जो थॉट मेकर्स थे महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने भी एक्सप्रेस की. Mahatma Phule unfolded the history of Shudrati-Shudra communities. His book Gulamgiri, he drew attention to the exploitation of women. तो उन्होंने अपने बुक में वो हिस्ट्री अनफोल्ड की शुद्राति-शुद्रा कम्युनिटीज़ के बारे में, गुलामगिरी. तो उन्होंने अटेंशन प्रोवाइड किया एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमन. वुमन का एक्सप्लोइटेशन कैसे हो रहा है शूद्र और अतिशूद्र बोल के, अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. रिलीजन के नाम पे वुमन को शूद्रा या अतिशूद्रा बोला जाता था. तो ये एक्सप्लोइटेशन होता था वुमन्स का, ये उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया. द टर्म्स शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट्स द बॉटमोस्ट रैंक्स. शूद्रा और अतिशूद्रा बॉटमोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल या फिर बॉटमोस्ट रैंक्स ऑफ कास्ट बताने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है. The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspect of India. इंडिया का कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो फिर दलित कास्ट को भी आगे इम्पोर्टेंट समझ के उनको भी आगे फ्लो में लाना होगा, उनको भी डेवलप करना होगा, ऐसे माना था. रोल जो है उनका वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे बताएगा. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. फिर भी उनका रोल अच्छा नहीं रहा कॉलोनियल नेशनल हिस्टोग्राफी में. तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्होंने फोकस किया इस फैक्ट पे, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट, उन्होंने राइट किया कंसिस्टेंटली उनके बारे में, दलित्स के बारे में। 2 ऑफ हिज बुक्स, उनके 2 बुक्स थे, हु वेयर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, मे बी साइट्स एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप। ये दोनों टाइप जो है सबल्टन हिस्ट्री के टाइप से जो डॉक्टर आम्बेडकर इन्होंने लिखे हैं। फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो पूरे ओवर ऑफ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर ही थे जो हिस्ट्री राइट करते थे इंडियन हिस्ट्री में। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड, तो उसी वजह से उन्होंने फोकस किया मेल हिस्ट्री पे, तो वुमेन्स हिस्ट्री में नेग्लेक्टेड ही रही। टू हाईलाइटेड दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस, तो ये एक मेजर फैक्ट बन गया कि फेमिनिस्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा, तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन ने ये टास्क ले लिया। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वुमन, सो ये इम्पोर्टेंट था कि स्टडी करना और कंपाइल करना अबाउट द हिस्टोरिकल राइटिंग रिलेट टू वुमन। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमन्स पोजिशन इन हिस्ट्री, वुमन्स की पोजिशन क्या थी हिस्ट्री में, ये भी रीथिंक करना जरूरी था। अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमन इन द 19th century सी ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन, तो वुमेन्स के बारे में लिखने के लिए जो पहले नाम हमारे पास दिया है यहाँ पे ताराबाई शिंदे, वो पहला नाम आता है हमारे सामने। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, उन्होंने अटैक किया अपने राइटिंग में कि मेल डोमिनेटेड सिस्टम किस तरह से है एंड द कास्ट सिस्टम। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश इन 1882, उनका जो बुक था स्त्री पुरुष तुलना 1882 में पब्लिश किया गया। इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, और ये ऐसे माना जाता है कि वो पहला फेमिनिस्ट बुक था इंडिया में। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman, तो उन्होंने भी एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इशूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन, ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, तो अलग अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्सेंट्रेट करने ज़रूरी थे। अलग अलग इश्यूज थे, एम्प्लॉयमेंट वुमन को कैसे मिलेगा, उनकी ट्रीटमेंट कैसी रहेगी वर्क प्लेस पे, द राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी, उनका राइट क्या है पॉलिटिकल इक्वलिटी में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अलग अलग इश्यूज थे, उनको फोकस करना ज़रूरी था। अमंग द रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कोसुम्बीज बुक, अभी रिसेंटली पब्लिश बुक था फेमिनिस्ट लिटरेचर का जिसका नाम है मीरा कोसुम्बी, उनका बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताता है कि कितनी ज़रूरी है वुमेन्स हिस्ट्री में। इट कंटेन्स एसेस ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रखमाबाई, तो उनके ये बुक में लाइफ स्टोरीज भी है, लाइफ स्टोरीज पे एसेस है पंडित रमाबाई या फिर डॉक्टर रखमाबाई जैसे वुमेन्स के बारे में। द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर रखमाबाई ये पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी इंडिया में। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट, तो बहुत सारा लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल है जो अनफोल्डेड है व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमन इन महाराष्ट्र। डॉक्टर शर्मिला रेगे's वर्क इज नोटवर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो डॉक्टर शर्मिला रेगे इनका वर्क भी नोटवर्दी है। हर बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज includes her essays on the autobiographies of Dalit women. There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyad Satkar, G.S. Sardesai and Trambak Shankar Shejwalkar are noteworthy. So ऐसे बहुत से इंडियन हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो कुछ नेम्स यहाँ पे दिए। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियन लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के हिस्टोग्राफी में भी कॉन्सेंट्रेट करने वाले कुछ हिस्टोरियंस हैं, यहाँ पे नेम दिए। इट इज़ एविडेंट दैट द इंडियन हिस्टोग्राफी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो यहाँ से हमें एविडेंट पता चलता है कि इंडियन हिस्टोग्राफी जो थी कितनी इन्फ्लुएंस थी, अलग अलग सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स कितने थे। इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ
these moments. तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है. आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ. सो